जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। आज एक बहुत बड़ा इंडिकेटर हमारे सामने आया है और उस इंडिकेटर के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। और वो इंडिकेटर आया है इलेक्शंस के रिजल्ट के माध्यम से। ये देश के लोगों के मूड के बारे में बताता है और किस ट्रेजेक्टरी पर हिंदुस्तान आगे चल रहा है, भारत आगे चल रहा है, उसका भी संकेत देता है। अब एज अ डिफेंस एनालिस्ट, एज अ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट यू मे कॉल और वॉट एवर, आप बोलेंगे कि यार इलेक्शंस और इसके ऊपर तो इतनी बातें हो रही हैं, तो आप बीच में कहाँ फंस गए। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें बीच में फंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसके बीच में फंसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरफ को जा रहे हैं। देखिए, बीते कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था। अब आज मैं उस चीज का जिक्र मैं अपने एक अजीज दोस्त के साथ कर भी रहा था। जब हम गांव की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये दिमाग में इमेज आती है कि अरे यार सीधे साधे किसान अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और इनको देश के बारे में, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में वगैरह वगैरह ये सब क्या मालूम। इनमें इतनी सोचने की शक्ति कहाँ। इनको तो बांटना बहुत आसान है। कास्ट के बेसिस पर इतना कास्टिज्म है, और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश में तो कास्टिज्म बिल्कुल हमेशा चरम पे रहता है। तो इन लोगों की इतनी समझ कहाँ है और ये वगैरह वगैरह। बट दैट इज द प्लेस वे वी गो रॉन्ग, क्योंकि हम ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और अपने सर्कल्स में बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और बड़ा एनालिसिस करते हैं, और फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या कुछ आइडिया जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है हम लोगों में, दैट इज द अपर मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल अपर मिडिल क्लास, और विजावी जो गांव में बसता है। अब एक और, बिफोर आई गेट इनटू द डिटेलिंग ऑफ इट, हम लोग जब बात करते हैं मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। मैं यहाँ पर ये एम्फसाइज करना चाहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो कि अति पिछड़ा माना जाता था कभी और बहुत ही ज़्यादा लॉलेसनेस के लिए मशहूर था, गुंडागर्दी, बदमाशी, डकैती, फिरौती, लूट, अपहरण एंड यू नेम इट, और ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में होती थी और उत्तर प्रदेश को उसी एंगल से देखा जाता था। अब क्योंकि ये चीज़ें बदली हो गई हैं, ना लूट है, ना अपहरण है, ना फिरौती है। देखिए, छोटा मोटा लॉ एंड ऑर्डर चलता रहेगा, लेकिन एक मास स्केल पर जो चीज़ें होती थी अब वो वैसा नहीं है, और स्टेबिलिटी काफ़ी आ रही है, गांव में भी आ रही है, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की बात समझ में आ रही है। और लॉ एंड ऑर्डर से जो सिचुएशन गांव में उत्पन्न हुई है वो ये हुई है कि अब आप लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आप गांव में देखना शुरू कर रहे हैं। अभी गांव के अंदर लोगों के पास में टू व्हीलर हैं, बहुत बड़ी संख्या में टू व्हीलर हैं, फोर व्हीलर भी दिख रहे हैं, और लोग वहां पर अपने कारोबार भी कर रहे हैं। द बिजनेस इज ऑल्सो थ्राइविंग इन इन द विलेजेस। दुकानें हैं, बैंक्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत फर्क पड़ गया। और मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ जो कि अ, बड़ा फेमस रहा है वो इलाका, व्हेन वी टॉक ऑफ दोज ओल्ड डेकोइटी डेज एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी। यहाँ पर बहुत जबरदस्त अपहरण के वाकयात होते थे। इन अ सेंस कि वाकयात तो नोएडा, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में होते थे, लेकिन अपहरण करके इन्हीं इलाकों में विक्टिम को छुपाया जाता था, फिरौतियां ली जाती थी। तो ये इस टाइप का इलाका रहा है टिल वेरी लेट, और अब यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब ऐसे इलाके में जब मैं गया अपने गांव में, और जब इसके बारे में जब जब मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि
हम सब में एक क्यूरोसिटी होती है जानने की। टेलीविजन चैनलों पे तो इसमें बहुत चर्चा थी कि ओबीसी और पिछड़ा और ये और वो और कास्ट सेंसस। तो मैंने अपने गांव में ऐसे ही 7-8 लोग आए मेरे को मिलने के लिए, ऐसे ही बैठ रहे थे, चाय पे चर्चा हो रही थी। तो मैंने बोला कि भाई इस बार तो दाव खेल दिया है और कास्ट पे तो वोट पड़ जाएगा, कास्ट तो बहुत अजीज है सबके लिए यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि हंसते हुए उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को ये मालूम है कि ये अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके का गेम खेल रहे हैं, इससे देश का फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने, गांव वालों ने, देश का फायदा नहीं होगा इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मेरे को और ज्यादा जिज्ञासा हुई कि मैंने कहा भाई क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि आज हमारे गांव में जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, प्राइवेट में नौकरियां कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि कितने लोगों ने अपने घर शहरों में बना लिए हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये सब एक सोच के तहत बदलाव है और कोई नहीं चाहता कि ये पुराने सोच पे दोबारा से देश प्रदेश चले जाए। तो फिर मेरा सवाल जाहिर सी बात है कि ये था कि जो प्रेजेंट जो सोच है वो देश के लिए प्रोग्रेसिव है। तो लोगों ने कहा कि यस, बहुत प्रोग्रेसिव है। और उन्होंने और भी आगे चढ़ के बात करी कि अभी जो पॉलिटिक्स हो रही है और आगे होने वाली है वो दो धड़ों में होगी। ये यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और इसी को आप अप्लाई अलग अलग शेड्स में आप छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। उन्होंने बोला कि ये दो उसमें हो रही है। एक जो मुस्लिम वर्ग है वो अपने आप को इस नए पॉलिटिकल सिस्टम में कमजोर पा रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी जो किंग मेकर एबिलिटी थी या वैल्यू थी, या हम कहेंगे जो न्यूसेंस वैल्यू थी, वो खत्म हो गई है। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिल रहा है, हर नल में जल से जल मिल रहा है, बिजली मिल रही है, रोड अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप पॉलिटिकल भागीदारी में आप हाशिए पे हैं, रेलीगेटेड हैं, इररेलेवेंट है। तो वो वाला लॉट बहुत ज्यादा परेशान है। और दूसरा लॉट उत्तर प्रदेश के लिहाज से उन्होंने बोला कि वो समाजवादी पार्टी वाला लॉट है और जो उनको प्रिडोमिनेंटली सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो उस जमाने में अपने आप को बहुत एम्पावर्ड समझते थे। आपको याद होगा, साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, पुलिस वालों की नेम प्लेटों में एग्जैक्टली उनकी कास्ट जो थी वो स्पेसिफाइड होती थी और वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। तो वो लोग भी बहुत ही डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं। सो ये दो कम्युनिटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंगर है इस प्रेजेंट रेजीम को लेकर। लेकिन बाकी सारी कम्युनिटीज जो हैं वो सारी की सारी इस चीज से सेटिस्फाइड है जिस तरीके से ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन स्टेट और सेंटर में काम कर रहा है। दे फील कंफर्टेबल कि अगर ये चले गए तो वही पुराने दिन आ जाएंगे। तो इसका डर बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जो मेरे को लगता है कि इस पूरे खेल में जो प्ले आउट करी है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज आपको लग रही होगी, वो है हमास का हमला। जिस तरीके से हमास ने इजराइल में हमला किया है उस को देखते हुए मेजॉरिटी ऑल अक्रॉस द बोर्ड सदमे में थी और सबके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर हमारे ऊपर इस तरीके की कार्रवाई अंदरूनी तौर पर और बाहर से होती है तो हम क्या करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत लोगों को परेशान किया है इसने, और अभी भी कर रहा है, दिमाग में अभी भी ये चीज चल रही है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा प्ले आउट करी हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम इस जो जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद अब ये पूरी कहानी किधर को जा रही है, ये कंट्री किस तरफ को जा रहा है, इसको और समझने के लिए एक बहुत अच्छा मैंने एक वो मीम देखा जिसके अंदर है कि भाई मोदी वेव। तो मोदी वेव है तो पहला बैरियर जो है वो कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस के बैरियर को मोदी वेव हिट कर रही है और
चीरते हुए बाहर निकल रही है। और दूसरा जो बैरियर है वो है मीडिया। मीडिया में फिर वो थोड़े थोड़े छेद करती है और फिर वो आगे निकलती है। तो अब आप बोलेंगे कि यार आप एंटी मीडिया हैं, तो एंटी मीडिया नहीं है। अब आप ये आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि आज से 10 साल पहले कैसे होता था। एक न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देके एक तरीके की आप एक नैरेटिव सेट करते थे। एक नैरेटिव सेट होता था, नैरेटिव सेट होता था और उसके इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना जाता था और उसी के इर्द गिर्द सारी कार्रवाई होती थी। यही हाल टेलीविजन चैनलों का भी था कि नैरेटिव वो लोग सेट करते थे, एक्सक्लूसिव लोग होते थे और हरेक के बस की नहीं थी कि पत्रकार बन जाए। अब क्या हुआ है, अब डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है पत्रकारिता का भी। हर टाइप का आदमी पत्रकार है, वो सिलेक्टेड लॉट पत्रकार नहीं है। और जिसमें भी थोड़ी काबिलियत है, ग्राउंड से कनेक्ट है, चाहत है, वो पत्रकार है। उसका उच्चारण बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आया होगा, लेकिन वो पत्रकार होगा। तो ये एक बदलाव आया और अब वो मीडिया को आपने भेद दिया है। जो मीडिया नैरेटिव सेट करके और इर्द गिर्द ताना बाना बुना जाता था। और मैं आपको यहाँ पे याद दिलाऊं, एक बहुत मशहूर पत्रकार जो जिनकी टेप्स जो लीक्स थी वो आम पब्लिक में आई, पब्लिक डोमेन में आई, जिसके अंदर वो मंत्रालय और मंत्री और सीट और पता नहीं क्या क्या नेगोशिएट करके सेटल कर रही थी। बहुत ही मशहूर नाम है, नाम लेना जरूरी नहीं है, आप सब जानते हैं। और अगर आपको नाम से ही पता लग गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहरहाल, तो इस टाइप का एक मीडिया था और ये मीडिया और एक लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट और लेफ्ट, ये जो माइंडसेट था ये एक दूसरे में मैश्ड अप था। जो राइट विंग वाला जो आइडिया था, दैट इज आरएसएस बीजेपी वाला, ये आउटकास्ट था। इसको मेन स्ट्रीम से अलग रखा जाता था, अछूत माना जाता था। अब जब ये लोग सत्ता में आए, जब पहले आए, तो इकोसिस्टम बरकरार रहा। दैट इज वाजपेयी के टाइम में इकोसिस्टम बरकरार रहा। इकोसिस्टम ने अपने तरीके से काम किया, लेकिन इकोसिस्टम को वो भेद नहीं पाए और वो हार गए, बाहर हो गए। 10 साल तक के लिए बाहर रहे। अब जो नया सिस्टम जो आया, नए लोग जो आए, उनको ये चीज समझ में आ गई। अब उन्होंने इस इकोसिस्टम को टारगेट करके इसको भेदना शुरू किया और रिजल्ट ये हुआ है कि ये इसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि अब नैरेटिव आप नहीं सेट कर सकते, क्योंकि आपने अभी ये कुछ बोला है। आप बोल रहे हैं कि सूरज जो है ABCD, तो तभी सोशल मीडिया में एक वीडियो आ जाएगा जब आप ये बोलते हुए पाए जाएंगे कि सूरज EFGH, और दोनों को एक साथ दिखा दिया जाएगा। तो ये आपकी जो झूठ है वो उसको निरंतर एक्सपोज कर रहा है और इतनी जबरदस्त तरीके से कर रहा है कि आप नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। आप इस इंफॉर्मेशन वॉर में पीछे रह गए हैं। आप इंफॉर्मेशन को डील नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो लॉन्ग टर्म जो सोच है वो एक्सपोज हो रही है और उससे क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। जो क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है तो आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, नकार रहा है। लेकिन हम साउथ में ऐसा नहीं देख रहे हैं। साउथ में हम दूसरी चीज देख रहे हैं। तो साउथ के डायनेमिक्स अलग हैं, तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन इस देश के अंदर जो सरकार बनेगी वो हिंदी हार्टलैंड में क्या सोच है उस हिसाब से बनेगी, और हिंदी हार्टलैंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब लेट्स यू नो dissect this thing in a little more finer way. हम देखेंगे अब आने वाले टाइम में नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, एक डिवाइड जबरदस्त क्रिएट होगा, क्योंकि जो लेफ्ट और लेफ्ट लीनिंग पार्टीज हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नाउ साउथ ऑफ इंडिया, और राइट विंग पार्टीज हैं ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में कॉन्सेंट्रेट हो गई है।
द सोच द राइट विंग की नॉर्थ इंडिया में है और लेफ्ट विंग की सोच जो है साउथ इंडिया में। तो एक ये डिवाइड हम बहुत ज़बरदस्त देखेंगे। दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि ये खालिस्तानी न्यूसेंस जो है ये और बढ़ेगी और ज़्यादा बम्बार्डमेंट हमें उस तरीके की इंटरनेशनल साइड से देखना शुरू होगी, क्योंकि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर से वेस्टर्न पावर्स बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से इकॉनमी बढ़ रही है, जिस तरीके से डिफेंस मजबूत हो रही है, जिस तरीके से हम स्पेस में मूव आउट कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये हमेशा ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बात हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी जिस तरीके से कम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी। सो दैट इज व्हाट पीपल थिंक, और जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं वो ऐसा लोगों को मनवाना चाहते हैं कि नौकरी यानी कि सरकारी। प्राइवेट आप नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी नहीं मानी जाती है एज पर दोज नैरेटिव बिल्डर्स। तो वेस्टर्न पावर्स बहुत परेशान हैं, और इंडिया को बैकफुट पे लाने के लिए उनके पास में सबसे बड़ा कार्ड रहता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान वाला एंगल जो है वो रहेगा। अब वेस्टर्न पावर्स के लिए अनफॉर्चुनेट चीज ये हो गई है कि चाइना आ गया है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, चारा नहीं है, एक्सेप्ट इंडिया। तो वहां पर वो बेचारे कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा उन्होंने काबू किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी ज्यादा आंच ना आए और चाइना के चक्कर में भी आपको लपेट के रखा जाए। तो ये खालिस्तानी फैक्टर आप देखेंगे, नॉर्थ साउथ डिवाइड को हवा देने वाली बात है वो देखेंगे। आपने देखा कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर ये ओबीसी वाला शुरू हुआ, तो ब्राह्मणवाद को टारगेट करने वाली आप चीजें बहुत सारी देखेंगे। आपने यूएस में और कनाडा में और यूके में देखा है कि कैसे अपर कास्ट लोगों को कास्ट के बेसिस पर टारगेट किया जा रहा है। तो ऑल दोस थिंग्स यू विल सी। द रीजन इज कि इंडिया इज गेटिंग स्ट्रोंगर। इंडिया इज गेटिंग स्ट्रोंगर बिकॉज पब्लिक वांट्स इट टू बिकम स्ट्रोंगर। उनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये जो डिस्पेंसेशन है ये हमको मजबूत कर रहा है। अब आज से 50 साल बाद क्या होता है ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये बात जरूर है कि अब जो हिंदू नेशनलिज्म है, यहाँ पे ये बोलना बहुत जरूरी है, ये बहुत प्रिडोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये साइक में घुस चुका है और अब हम लोग उसी तरीके से सोचने लग गए हैं। और हिंदू नेशनलिज्म साउथ में परकुलेट हो रहा है, जो कि उसमें बहुत कोशिश की जा रही है डिवाइड करने की, और भी करी जाएगी तेलंगाना के रिजल्ट के बाद में। लेकिन हिंदू नेशनलिज्म वहां भी परकुलेट कर रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये वाला जो माइंडसेट है ये अब इंडिया में अगले कई दशकों तक रहेगा। इसी के बेसिस पर आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज डिक्टेट होंगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज इससे निर्धारित होंगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट संकेत इस इलेक्शन ने दिया है, और वो तब दिया है जब ये प्रिडिक्शन हो रहा था कि राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के चलते मामा जी गए हो, और उधर छत्तीसगढ़ के अंदर की वो चीफ मिनिस्टर बहुत धांसू है और उसके काम बोल रहा है और वो वापस आएगा। और एक ये बात कही जा रही थी कि ये बहुत बड़ा बदलाव दोबारा से हो रहा है, और जो राइट विंग आइडियोलॉजी है उससे लोग परेशान हैं और अब उसको नकार रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई। और मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे मैंने बोला कि मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज़पेपर्स और वेरियस प्लेसेस, यहाँ पर मिक्स टाइप के इन्वायरमेंट रहा एज फार एज ओपिनियंस आर कंसर्न। जैसा मैंने बोला कि वो जो मोदी वेव थी, पहले उसने कांग्रेस की दीवार को भेदा, फिर मीडिया की दीवार को भेदा। तो पूरी मीडिया की, मैंने से मीडिया की दीवार को भेदा मतलब कि वो जो इकोसिस्टम है मीडिया के अंदर उसको भेदा। तो दैट इज वाई वो मिक्स्ड आपको वो रिएक्शंस और ओपिनियंस आपको देखने को मिलते हैं। एक जमाना था जब एक ही किस्म का ओपिनियन देखने को मिलता था। तो ये चीज़ों का फर्क पड़ा है। अब आने वाले समय में ऑपोजिशन किस तरीके से अपने आप को मस्टर करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लेट मी
पुट अ कॉशन कि ऑपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन अभी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि लीडरशिप वैक्यूम है, डेफिशिएंसी है। और लीडरशिप ना इंटेलिजेंट है ना ब्राइट है। और इस पूरे इससे निकलना पड़ेगा। बहरहाल, तो ये था मेरा एक एनालिसिस फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ऑन द इलेक्शन रिजल्ट्स दैट वी हैव जस्ट सीन। और 2024 में क्या रिजल्ट आएगा ये भी इससे काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए। अभी राम मंदिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनॉग्रेशन है। इससे बहुत लोगों की आस्था सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। आपने नारे सुने कि जो जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, ये नारा शुरू हो चुका है। फिर आप सीएए को लेकर देखेंगे कि अभी गतिविधियां उसके ऊपर भी होगी, प्रोग्रेस होगी। लोग बोलते रहे भाई सीएए लेके आए, तो उसके ऊपर अभी तक आपने उसको कानून और उसको उस तरीके की शक्ल नहीं दी है, तो वो भी आप देखेंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी आप कुछ देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इलेक्शन से पहले और शायद विंटर सेशन में आप ये देखें। दैट्स माय प्रिडिक्शन कि ऐसा हो सकता है, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब ये जो वर्डिक्ट जो आया है, इससे इन चीज़ों को हौसला मिलेगा और ये देश जो है सेंटर राइट और सेंटर राइट से काफ़ी ज़्यादा राइट की तरफ टिल्ट होता नज़र आ रहा है, गुड और बैड, बट ऐसा हो रहा है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। जय हिंद।